हाय एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। मिलीकन्स ने अपने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो डिटरमाइन कर लिए थे। आज हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, लेकिन इसको फाइंड आउट कौन किए थे, डिटरमाइन कौन किए थे? मिलीकन्स ने। कैसे किए थे? एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जिस एक्सपेरिमेंट को आज हम लोग मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को और एक्सपेरिमेंट को, जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो फाइंड आउट किए थे। तो टॉपिक का नाम है मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बाय दिस एक्सपेरिमेंट ही वॉज एबल टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड आउट किए थे। तो उनके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को। ये क्या है? एक मेटल चैम्बर है। ये है उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हो गया। ये क्या है? एक मेटल चैम्बर है, क्लोज्ड मेटल चैम्बर, होलो क्लोज्ड मेटल चैम्बर। मतलब ये मेटल चैम्बर दोनों तरफ से क्लोज है और इस मेटल चैम्बर के अंदर वो दो मेटल प्लेट लिए थे। ये एक मेटल प्लेट है और ये एक मेटल प्लेट है। ये दोनों मेटल प्लेट को वो एक बैटरी के साथ कनेक्ट किए थे। ये ऊपर वाले मेटल प्लेट को वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए थे और नीचे वाले मेटल प्लेट को वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए थे। ये हो गया बैटरी। और यहाँ पे मतलब ये जो ऊपर वाले मेटल प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और नीचे वाले मेटल प्लेट ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। और यहाँ पे वो एक टेलीस्कोप फिट किए थे ताकि ये दो मेटल प्लेट के बीच वाले स्पेस को वो अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। समझ गए? और यहाँ पे एक एक्स-रे का सोर्स लिए थे। एक्स-रे का सोर्स क्यों लिए थे? एक्स-रे क्या है? एक हाई एनर्जी रेडिएशन है। अगर यहाँ पे इस स्पेस पे बीम ऑफ एक्स-रे को वो पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस स्पेस पे जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगा। एयर आयोनाइज होने से क्या होगा? एयर में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एयर क्या है? एक मिक्सचर ऑफ गैस है। मतलब एयर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस का मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहां पे एक्स-रे पास कराने से यहां पे जो गैसेस का मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर मिक्सचर ऑफ गैस है, मतलब यहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस का मॉलिक्यूल्स है। एक्स-रे अगर हम यहाँ पे इस स्पेस पे पास कराएंगे तो यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? टूट जाएंगे। उन मॉलिक्यूल्स का केमिकल बॉन्ड टूट जाएगा तो मॉलिक्यूल्स एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे और एटम क्या हो जाएगा? एटम आयोनाइज हो जाएगा और एटम आयोनाइज होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे एक्स-रे का सोर्स लेने का उनका मोटिव यह है एयर को आयोनाइज कर सके और एयर आयोनाइज होने से इलेक्ट्रॉन निकल सके। समझ गए? तो ये है उनके एक्सपेरिमेंट का सेटअप। और ये क्या है? एक एटोमाइजर है। एटोमाइजर की मदद से ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जाता है। जैसे हम लोग हेयर कटिंग के समय कुछ स्प्रे करते हैं ना, कुछ स्प्रे करते हैं बालों के ऊपर, वाटर ड्रॉपलेट्स, वैसे ही कुछ चीज है एटोमाइजर। एटोमाइजर की मदद से ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जाता है ये ऊपर वाले स्पेस में। समझ गए? यहां पे ऑयल है और यहां पे प्रेस करने से एटोमाइजर में यहां पे ऑयल ड्रॉपलेट्स स्प्रे हो जाता है। इक्वल मासेस के ऑयल ड्रॉपलेट्स स्प्रे हो जाते हैं। तो ये क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल मासेस। समझ गए? ये टेलीस्कोप है। ये एक्स-रे का सोर्स है। ये बैटरी है और ये दो मेटल प्लेट है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट है। ये एक होलो क्लोज्ड मेटल चैम्बर है। ये हो गया उनके एक्सपेरिमेंट का सेटअप। अच्छे से समझ गए होंगे करके मैं मान लेता हूं।
अभी देखते हैं उनके एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में तो हम लोग समझ गए, उनके एक्सपेरिमेंट क्या था अभी हम लोग देखते हैं। ये ऊपर वाले मेटल प्लेट में वो एक छोटा सा होल किए थे, इतना छोटा होल किए थे जैसे कि ये ऑयल ड्रॉपलेट्स यहां से पास होने की कोशिश करेंगे तो एक बार में एक ही ऑयल ड्रॉपलेट्स पास हो सके। समझ गए? ये होल इतना छोटा है, इतना छोटा होल किए थे यहां पे, एक बार में एक ही ऑयल ड्रॉपलेट्स पास हो सके। समझ गए? तो उनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे ऑयल ड्रॉपलेट्स स्प्रे कर लिए तो ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या होगा, धीरे 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 नीचे फॉल होता जाएगा, नीचे नीचे धीरे 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 नीचे फॉल होता जाएगा, गिरता जाएगा। और इस होल में से ऑयल ड्रॉपलेट्स पास होगा, एक बार में एक ही ऑयल ड्रॉपलेट्स पास होगा। तो एक के बाद एक के बाद एक ऑयल ड्रॉपलेट्स पास होते जाएंगे। समझ गए? लेकिन यहां पे टेलीस्कोप की मदद से बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स को वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक ही ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर नजर रखेंगे। जैसे ये हो गया ऑयल ड्रॉपलेट्स, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते जाएंगे इस होल में से। लेकिन वो सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स को नजर नहीं करेंगे, एक ही ऑयल ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करेंगे। सपोज इस वाले ऑयल ड्रॉपलेट्स को वो देखने लगे, मतलब ये क्या है, ड्रॉपलेट्स अंडर ऑब्जर्वेशन। इस वाले ऑयल ड्रॉपलेट्स को वो देख रहे हैं। समझ गए? तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स को वो नजर करने लगे। सबसे पहले वो क्या किए, इस ऑयल ड्रॉपलेट्स की रेट ऑफ फॉल को मेजर करने लगे। रेट ऑफ फॉल मतलब कितना समय में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब कितना समय में ये कितना नीचे गिर रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉल। और उस रेट ऑफ फॉल को मेजर करके ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के मास को मेजर कर लिए। समझ गए? सबसे पहले ये क्या किए, इस एक ही ऑयल ड्रॉपलेट्स को नजर करने लगे और उस ऑयल ड्रॉपलेट्स के रेट ऑफ फॉल की मदद से वो क्या कर लिए, मास को मेजर कर लिए, ड्रॉपलेट्स का मास ऑफ ड्रॉपलेट्स को मेजर कर लिए रेट ऑफ फॉल की मदद से। समझ गए? क्या फॉर्मूला यूज किए थे, कैसे मासेस को मेजर किए रेट ऑफ फॉल की मदद से, वो फिजिक्स है, वो नहीं जानना हम लोगों को। ये जानना है कि रेट ऑफ फॉल को मेजर किए और रेट ऑफ फॉल की मदद से वो ड्रॉपलेट्स के मास मेजर कर लिए, तो उनको ड्रॉपलेट्स के मास पता चल गया। समझ रहे हैं? फिर क्या किए, ये बीम ऑफ एक्सरे पास किए, मास पता चल गया उनको। फिर ये बीम ऑफ एक्सरे पास किए इस वाले स्पेस में। समझ गए? तो बीम ऑफ एक्सरे पास करने से यहां पे जो एयर है वो आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होने से एयर में से इलेक्ट्रॉन निकला। फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या किए, ये जो ड्रॉपलेट्स थे ऑयल के, उस ऑयल ड्रॉपलेट्स में जाके एडजॉर्ब कर लिए, मतलब चिपक गए। एयर आयोनाइज हो गया, एक्सरे जब यहां पे पास किए, एयर आयोनाइज हो गया तो एयर में से इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स में जाके चिपक गए। किसी ऑयल ड्रॉपलेट्स में एक इलेक्ट्रॉन चिपक गए, किसी ऑयल ड्रॉपलेट्स में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी ऑयल ड्रॉपलेट्स में 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डिफरेंट नंबर में ऑयल ड्रॉपलेट्स में जाके चिपक गए इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? तो ड्रॉपलेट्स क्या हो गए, अभी नेगेटिवली चार्ज हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाके उनमें चिपक गए। समझ गए? तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, इस ऑयल ड्रॉपलेट्स का कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हम लोग इसके मास भी निकाले हैं रेट ऑफ फॉल की मदद से। अगर इस ऑयल ड्रॉपलेट्स में कुछ मास होगा तो निश्चित रूप से इस ऑयल ड्रॉपलेट्स में एक ग्रेविटी
डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि इस ऑयल ड्रॉपलेट्स में कुछ ना कुछ मास है। अगर मास नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, मास है मतलब उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कितना फोर्स लगेगा? mg अमाउंट का फोर्स लगेगा। समझ रहे हैं? ये हो गया। सपोज इस वाले ऑयल ड्रॉपलेट्स को वो देख रहे हैं, इस पे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ से। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज किस डायरेक्शन पे लगता है? नीचे की डायरेक्शन पे। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन वाला ड्रॉपलेट्स। समझ रहे? तो इस ऑयल ड्रॉपलेट्स में नीचे की डायरेक्शन पे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसको Fg द्वारा मैं रिप्रेजेंट किया हूं। तो ये धीरे 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 नीचे फॉल करता जाएगा इस नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स के तरफ, नीचे ऐसे फॉल करता जाएगा। अभी ये ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या हो चुका है? नेगेटिवली चार्ज्ड हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके चिपक गए हैं। समझ रहे हैं? तो एक ही ऑयल ड्रॉपलेट्स को वो देख रहे हैं। तो ये अगर ये वाले नीचे वाले मेटल प्लेट्स अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है और ऑयल ड्रॉपलेट्स भी नेगेटिवली चार्ज्ड हो चुका है, तो ये मेटल प्लेट्स इस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स को रिपेल करेगा निश्चित रूप से। सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स में क्या होता है? रिपेल होता है। समझ गए? तो यहां पे ये मेटल प्लेट्स, नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स इस वाले ऑयल ड्रॉपलेट्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। समझ रहे? क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग रहा है ऊपर वाले डायरेक्शन में। समझ रहे हैं? यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ मास है, लेकिन ये मेटल प्लेट, नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट, अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगा रहा है। समझ रहे हैं? तो स्टार्टिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन धीरे 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 फॉल करता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो धीरे 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 फॉल करता जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, मतलब मिलिकन्स क्या किए थे, यहां पे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने लगे धीरे धीरे। समझ गए? बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाने लगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज भी बढ़ने लगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज भी बढ़ने लगा, क्योंकि हम लोग यहां पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो धीरे 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बढ़ने लगेगा। समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ते बढ़ते ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो गया। समझ रहे हैं ना? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। वोल्टेज यहां पे बढ़ाने लगे तो क्या हो गया? धीरे 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बढ़ने लगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो गया। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बराबर हो गए तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ऊपर मूव करेगा कि नीचे मूव करेगा? वो स्टॉप हो जाएगा, स्टेशनरी कंडीशन आ जाएगा उसमें। समझ रहे हैं ना? मतलब नीचे जितना फोर्स है, नीचे जितने फोर्स में लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है, ऊपर वाले डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लग रहा है। तो ये कहां जाएगा? ये स्टेशनरी कंडीशन आ जाएगा, इस पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो जहां पे ये ऑयल ड्रॉपलेट स्टॉप हो जाएगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, तब मिलिकन्स क्या किए? यहां पे पोटेंशियल लॉक कर दिए, वोल्टेज बढ़ाना बंद कर दिए और वोल्टेज को नोट्स कर लिए, वोल्टेज लॉक कर दिए। समझ गए? तो ये है उनका मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है उस ऑयल ड्रॉपलेट्स में, कैसे मेजर करेंगे? Q इंटू E। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? ऊपर वाले मेटल प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नीचे वाले मेटल प्लेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड है। मतलब ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया यहां पे। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल पे
कितना फोर्स लगेगा? उस पार्टिकल में होने वाले चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे जाके हम लोग 12th में फिजिक्स में पढ़ेंगे, समझ गए? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे, उस चार्ज पार्टिकल में कितना फोर्स लगेगा? उस पार्टिकल में होने वाले चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, फोर्स कितना लगेगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हैं? तो इस वाले जो ऑयल ड्रॉपलेट स्टेशनरी कंडीशन में आ गया, तो उस ऑयल ड्रॉपलेट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? ऑलवेज mg, उस ड्रॉपलेट्स का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये कांस्टेंट है। समझ रहे हैं? तो चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या होगा? mg/e। आशा करता हूं समझ गए होंगे। यहां पे ऑयल ड्रॉपलेट्स में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गया है, इसलिए ये स्टेशनरी कंडीशन में आ गया, स्टॉप हो गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। समझ रहे हैं? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लग रहा है? QE, ड्रॉपलेट्स में चार्ज होने वाला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? mg, ड्रॉपलेट्स का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो Q मतलब ड्रॉपलेट्स में चार्ज कैसे निकलेगा? mg/e। समझ रहे हैं? और यार m क्या है? मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये कांस्टेंट है, e क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, q क्या है? चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। हम लोग को m भी पता चल चुका है, हम लोग निकाले थे रेट ऑफ फॉल की मदद से, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पता है, e इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू V/D, ये भी जाके हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में। समझ रहे हैं? E इक्वल टू V/D। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? V मतलब वोल्टेज, हम लोग यहां पे कितना वोल्टेज अप्लाई किए हैं? डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट्स, नेगेटिव चार्ज मेटल प्लेट्स, पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट्स, नेगेटिव चार्ज मेटल प्लेट्स, ये दो मेटल प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? समझ रहे हैं? उसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग D से, और यहां पे वोल्टेज कितना अप्लाई किया है। तो V/D करने से, वोल्टेज बाय डिस्टेंस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है यहां पे, ये पता चल जाएगा हम लोगों को। तो Q इक्वल टू mg/e करने से हम लोगों को चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स पता चल जाएगा। समझ गए? तो यहां पे m का वैल्यू, g का वैल्यू और e का वैल्यू पुट करके ऑयल ड्रॉपलेट्स का चार्ज, डिफरेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स का चार्ज जब निकालने लगे तो कैसे कैसे वैल्यू आया? किसी ऑयल ड्रॉपलेट्स का चार्ज आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, किसी ऑयल ड्रॉपलेट्स का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, किसी ऑयल ड्रॉपलेट्स का 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे आ रहा था। मतलब एक फिक्स वैल्यू, इसी वैल्यू का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीपुल में आ रहा था डिफरेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स के चार्ज। जैसे इस वाले जिस ऑयल ड्रॉपलेट्स का चार्ज ये आया होगा, इसका कितना है? 2 गुना है। ये चार्ज इसका कितना है? 3 गुना है। सबसे छोटा चार्ज जो आ रहा था ऑयल ड्रॉपलेट्स का, वो कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इससे ज्यादा जो भी आ रहा था चार्ज, जिस भी ऑयल ड्रॉपलेट्स का आ रहा था, वो कैसे आ रहा था? इसके पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीपुल में, आइदर इंटू 2 में आ रहा था, आइदर 3 टाइम्स आ रहा था, आइदर 4 टाइम्स आ रहा था, ऐसे आ रहा था। समझ रहे? मतलब ऑयल ड्रॉपलेट्स में चार्ज Q इक्वल टू Q चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स Ne के फॉर्म में आ रहा था, अगर E हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रखें।
समझ रहे हैं? अगर E हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कंसीडर कर लेंगे तो Q मतलब ऑयल ड्रॉपलेट्स में चार्ज Ne के फॉर्म में आ रहा था, वेयर N इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 etc। समझ गए? तो मिलीकन्स ये समझने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों आ रहा है कि एक फिक्स वैल्यू के यही सबसे कम वैल्यू क्यों है, क्यों आ रहा है सबसे कम चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स के यही क्यों आ रहा है, और इसी वैल्यू का पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीप्लाई में चार्ज क्यों आ रहा है डिफरेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स के। तो वो रिसर्च करने लगे तो उनको ये मिला जिस ऑयल ड्रॉपलेट्स में एक इलेक्ट्रॉन चिपका था, यहां पे एयर आयोनाइज होने से इलेक्ट्रॉन जाके एडजॉर्ब हो गया था, तो जिस भी ऑयल ड्रॉपलेट्स में एक इलेक्ट्रॉन चिपका था उस ऑयल ड्रॉपलेट्स के चार्ज आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जिस ऑयल ड्रॉपलेट्स में 2 इलेक्ट्रॉन चिपके थे उस ऑयल ड्रॉपलेट्स के चार्ज कितना आया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जिस ऑयल ड्रॉपलेट्स में 3 इलेक्ट्रॉन चिपके थे उसका चार्ज आया 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ गए? मतलब उनको यह पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर जैसे बढ़ता जा रहा है तो उसका चार्ज का मल्टीपुल भी उस अमाउंट का बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन 2 हो गया तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इंटू 2 हो गया चार्ज। इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन चिपक गए, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका 3 गुना चार्ज आ रहा है। तो वो ये समझ गए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे निकाले थे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो उनको यह पता चल गया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आशा करता हूं समझ गए होंगे। यह है उनका एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से ऐसे वो निकाले थे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको पता लगा था, मैं लिख दिया हूं यहां पे। ये 3 पॉइंट्स भी आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे और समझ भी गए होंगे कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनी। यहां पे देखो हर एक ऑयल ड्रॉपलेट्स में चार्ज किस फॉर्म में आ रहा था, एनी फॉर्म में, वेयर एन इक्वल टू इंटीजर। ई के मल्टीपुल, ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उस इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीपुल में आ रहा था, एनई फॉर्म में आ रहा था हर एक ऑयल ड्रॉपलेट्स में चार्ज। समझ रहे हैं? तो यहां से यह पता चला कि चार्ज किसी भी बॉडी में एनई फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनी, इन एनी बॉडी, एनी काइंड ऑफ बॉडी, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनी। समझ गए? चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ एनी, और चार्ज ट्रांसफर्ड भी होता है इन द फॉर्म ऑफ एनी। चार्ज का ट्रांसफर मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अगर किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो उस बॉडी पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया। किसी बॉडी पे 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मतलब उस बॉडी पे चार्ज कितना आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है उसके मल्टीपुल में चार्ज ट्रांसफर किया जाता है, किया जा सकता है, या चार्ज ट्रांसफर होता है। समझ गए? तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ एनी, वेयर एन इक्वल टू इंटीजर। यहां पे भी एन इंटीजर है, यहां पे भी एन इंटीजर ही है। और लास्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्रीली और कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर बॉडी इज चार्ज इन एन इलेक्ट्रॉन। समझ गए? मतलब इसका मतलब क्या है, जो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, जो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एग्जिस्ट कर सकता है फ्रीली,
और जिसको कि ट्रांसफर किया जा सकता है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन में जितने मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है उसी मैग्नीट्यूड का चार्ज ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है चार्ज का, जो कि दुनिया में फ्रीली एग्जिस्ट कर पाता है और ट्रांसफर हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज कभी भी ना दुनिया में एग्जिस्ट करता है फ्रीली, ना अदर बॉडी पे ट्रांसफर होता है। समझ गए? तो एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है वही ट्रांसफर हो सकता है, वही एग्जिस्ट करता है। समझ गए? तो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज व्हिच कैन बी एग्जिस्ट फ्रीली, जो कि एग्जिस्ट कर सके फ्रीली और कैन बी ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट हो सके, वो चार्ज कितना है? टू अदर बॉडी इज चार्ज इन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में होने वाला चार्ज। समझ गए? आशा करता हूं समझ गए होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आशा करता हूं समझ गए होंगे। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश किया मैंने, और लैंग्वेज का तो मेरा थोड़ा इशू है ही, लेकिन मेरा फीलिंग्स आप लोगों के पास तक आसानी से पहुंच रहा होगा, आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे करके मेरे को लगता है, क्योंकि मैं अपना दिलो जान से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं हमेशा और करता रहूंगा अपना टूटा फूटा लैंग्वेज से, और धीरे धीरे लैंग्वेज अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो बोर्ड का लेटर, जो मेरा लेटर में लिख रहा हूं यहाँ पे, लेटर का साइज थोड़ा सा छोटा है करके मेरा एक भाई ने कमेंट किए थे। ज़रूर से यहाँ पे बता दीजिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि अभी लेटर का साइज ठीक है कि नहीं, ऑप्टिमम है कि नहीं, तो मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। समझ गए? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।